अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 है जी सी लैंग्वेज का। इसमें हम आज देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वो फॉर्मेट है या वो वे है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई चेयर है तो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी 4 टांगे होती हैं, 2 बाजू होते हैं और एक उसकी बैक साइड पे सपोर्ट होती है। इसी तरह किसी भी चीज़ को ले लें तो हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो बगैर किसी स्ट्रक्चर के, बगैर किसी ऑर्गेनाइज्ड वे के हम लोग कंप्यूटर को दे दें? तो वो स्ट्रक्चर, वो वे जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। अब हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो अपना ज़ाती होता है। लाइक 2 लैंग्वेजेस हो सकता है सेम हो या हो सकता है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ना हो। सी जो है ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसलिए ये जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और सी के प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 बड़ी चीज़ों पे मुश्तमिल है, जिसमें पहली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, फिर आती हैं हमारे मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट्स। ये किस तरह होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? आप वो हेडर फाइल लगाओ या वो डिफाइन के साथ जो कांस्टेंट डिफाइन करते हो, जो मेन फंक्शन से ऊपर होते हैं, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। मेन फंक्शन हमारा वॉइड मेन या इंट मेन से स्टार्ट होता है और उसकी ब्रैकेट्स के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें आप प्रिंट एफ हेलो वर्ड लिखो या सम लिखो, वो जो भी है, या सी आउट के साथ कोई मैसेज लिखो, तो वो सी स्टेटमेंट्स हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक्चुअली कमांड्स हैं जो हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, जो उसको बता रही होती हैं कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो तुमने ऐड करनी है, ये वो हेडर फाइल्स हैं जो तुमने ऐड करनी है, या जो वो कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमेशा सोर्स कोड से पहले दिए जाते हैं। लाइक ये मेन फंक्शन से ऊपर होते हैं। कभी आपने कोई हेडर फाइल मेन फंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं की होगी, इसलिए इसको कंपाइलर डायरेक्टिव्स कहते हैं। ये वजह क्या है कि कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और ये हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर होती है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमेशा कंपाइलर जो है सोर्स कोड को कंपाइल करने से पहले पहले प्रोसेस कर देता है। तो सोर्स कोड की कंपाइलिंग से पहले पहले हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो प्रोसेस हो गई होती हैं। ज़ाहिर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड होंगी तो आप बॉडी के अंदर, मेन के अंदर प्रिंट एफ या सी इन सी आउट को यूज़ कर सकते हो। तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी हमें देती है उसमें से 2 मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इंक्लूड और डिफाइन है। इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर साइन लगाना होता है, ये हैश साइन, फिर इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। ये इंक्लूड का सिंटैक्स हम इसको बारी बारी देखते हैं। इंक्लूड क्या करती है? ये स्पेसिफिक हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाती है। ये हमारे प्री प्रोसेसर को बताती है कि वो सारी डेफिनेशंस उन सब फंक्शंस की जो इस हेडर फाइल के अंदर हैं, जो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है, वो सारे के सारे तुम अपने अंदर प्रोसेस करके रख लो या उनको ऐड कर दो इस सोर्स कोड में, क्योंकि वो आगे इस्तेमाल होंगे वो सारे हेडर फाइल के अंदर ही मौजूद। लेकिन वो सारे के सारे प्री प्रोसेसर को पता होगा कि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि मेरे पास मौजूद है, तो ये बंदा इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता है। मेन फंक्शन से बाहर हैं तो सारे के सारे प्रोसेसर, जो प्री प्रोसेसर, उसको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करने दे या कौन सा करने ना दे। सिंटैक्स क्या है जी? हैश टैग इंक्लूड। हैश इंक्लूड के बाद हम लोग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। तो सी में जो सिंटैक्स बनता है वो है नंबर साइन इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, और अगर आप इसको आईओ स्ट्रीम के साथ करो तो हैश टैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर आईओ स्ट्रीम। इसमें डॉट एच नहीं लगता, आईओ स्ट्रीम के साथ डॉट एच नहीं लगाना। डिफाइन का मतलब ये है कि इसके साथ आप कोई कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। कांस्टेंट मैक्रो, कांस्टेंट कोई डिफाइन कर सकते हो। कांस्टेंट मैक्रो एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करता है जो कि कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये किसी आइडेंटिफायर को एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करता है जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है पूरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। और इसका सिंटैक्स क्या है? हैश डिफाइन, उसके बाद स्पेस आइडेंटिफायर, स्पेस और एक्सप्रेशन जो यानी कि वैल्यू है। डिफाइन कीवर्ड है, हैश उसका एक सिंबल है, उसके बाद डिफाइन कीवर्ड, आइडेंटिफायर उस वेरिएबल का नेम, और स्पेस के बाद एक्सप्रेशन जो है वो उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने किसी वेरिएबल जिसका नाम पाई है उसकी वैल्यू हमने यहाँ कांस्टेंट रखनी हो जो सारे कोड के अंदर वही इस्तेमाल हो, उसको हम चेंज ना कर सके, तो हम हैश डिफाइन पाई 3.14159 लिखें तो ये एक कांस्टेंट पाई को डिफाइन कर देगा। अब हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशन पड़ी हुई है, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सीन या सी आउट। आप तो सिर्फ इन फंक्शन के नेम लिखते हो और इनसे इनका काम करवाते हो। अब ये पीछे काम करती कैसे हैं
वो सारे की सारी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है हेडर फाइल के अंदर। अब किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना हो सी के अंदर तो डॉट एच लगाते हैं। अगर आप stdio यूज कर रहे हो तो डॉट एच लगाओगे, कॉन्यो इस्तेमाल कर रहे हो तो कॉन्यो डॉट एच लगाओगे। सिंटैक्स क्या है इसका, इंक्लूड वाला ही सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंक्लूड करना है stdio डॉट एच को तो हम लगाएंगे हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर stdio डॉट एच। अब stdio डॉट एच का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये क्या करेगी, वो सारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो मेथड्स हैं उनकी डेफिनेशन को इस प्रोग्राम के अंदर ऐड करेगी, जिसमें आप printf या scanf यूज करते हो। तो आप printf लिखते हो, अपना मैसेज शो करवाते हो और बात खत्म। लेकिन वो वर्किंग कैसे करता है, वो मैसेज शो कैसे करवाया जाता है, उसकी डेफिनेशन हमारी stdio.h के अंदर मौजूद है। अब मेन फंक्शन क्या है, एक्चुअल पॉइंट जहां से हमारे कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन है। सिर्फ ये ऐसा पॉइंट है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। सारा जैसे ही कंपाइलर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, कंट्रोल डायरेक्ट हमारे मेन फंक्शन के पास आता है। प्री प्रोसेसर की प्रोसेसिंग के बाद एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है हमारी वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। यहाँ से कंट्रोल डायरेक्टली हमारा जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे कंट्रोल डायरेक्टली मेन फंक्शन के पास आता है। इसके बाद मेन की बॉडी एग्जीक्यूट की जाती है। और मेन का सिंटैक्स सिंपल है, इंट मेन स्मॉल ब्रैकेट्स और विद इन पैरेंथेसिस आप लोगों ने अपनी मेन की बॉडी लिखनी है। सी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है, एक भी हो सकती है मल्टीपल भी हो सकती हैं, जो आप लोग एग्जीक्यूट करवाते हो। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हो। तो सी स्टेटमेंट क्या हुई, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे होते हो। और सी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट का टर्मिनेट होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है हर स्टेटमेंट का एंड होना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में हम लोग किसी सेंटेंस को एंड करते थे फुल स्टॉप के साथ, सी में हम इसको सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करते हैं। अगर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसके बाद टर्मिनेटर नहीं है, यानी सेमी कॉलन मिसिंग हो, तो वहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का एरर आता है। ठीक हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर में तीन चीजें हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो कि हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जिसमें हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं और साथ हम क्या करते हैं, कोई डिफाइन करना हो कांस्टेंट तो हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। फिर आता है मेन फंक्शन जहां से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद सी स्टेटमेंट्स, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग अपने कंप्यूटर को देते हैं वो सी स्टेटमेंट्स के थ्रू देते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा बग हमारी एग्जीक्यूशन में जो हमारी एग्जीक्यूशन को खराब कर दे या कैलकुलेशन के रिजल्ट को खराब कर दे, वो एरर है। तीन तरह के एरर आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोडिंग में, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स का मतलब हमें पता है, वो रूल्स और वो रेगुलेशन है जिसके थ्रू हम लोग, जिनको फॉलो करते हुए हम लोग कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। अब जाहिर है जब कंप्यूटर लैंग्वेज का वो असूल जब हम लोग उसको खराब कर देंगे तो एरर आएगा। अब इस तरह कोई जब हम लोग रूल्स को वायोलेट करते हैं या वो रूल जब हम लोग फॉलो नहीं करते तो जो एरर आता है, सिंटैक्स फॉलो ना करते हुए जो एरर आता है उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये काफ़ी तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टेटमेंट लिखी और टर्मिनेट नहीं की, आपने यानी सेमी कॉलन से टर्मिनेटर नहीं लगाया सेमी कॉलन, तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स एरर आएगा। आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं लेकिन उनको ब्रैकेट्स में नहीं किया, यानी विद इन पैरेंथेसिस नहीं किया, तो वहाँ पे क्या आएगा, एरर। या आपने किसी कीवर्ड का स्पेलिंग गलत कर दिया है, लाइक इफ के स्पेलिंग आई एफ है और आपने एफ आई लिख दी है, तो यहाँ पे आएगा एरर। या आपने किसी वेरिएबल को यूज कर लिया है लेकिन आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे भी आपको जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर है, क्योंकि आपने अपनी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया। लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल एरर है क्योंकि ये कोड के लॉजिक में होता है। लाइक ए प्लस बी यानी 1+2 का आंसर 3 आना चाहिए, 1+2 का आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब है आपने जहाँ पे लॉजिक बनाया है वो लॉजिक गलत है। कंपाइलर इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता, वो एग्जीक्यूट कर देता है कोड को और वो कोड एग्जीक्यूट हो भी जाते हैं, लेकिन उनकी आउटपुट जो है वो सेम नहीं आती, वो एक्यूरेट नहीं आती। तो इस तरह हमें आउटपुट को देख के कोड का लॉजिक सही करना पड़ता है कि आउटपुट सही आई या नहीं आई, सही या नहीं आई। टेस्ट केसेस देके तो इनको जो फाइंड करना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह के एरर्स क्यों आते हैं कि अगर आपने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कोड में, जो आपने इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस लिखी हुई है वो गलत है। लाइक आपने कैलकुलेटर बना रहे थे तो जो उसकी सीक्वेंस आनी थी वो आपने गलत कर दी। अब जहाँ पे आपने एडिशन करवाना था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो, तो वहाँ पे आपको लॉजिकल एरर फेस करना पड़ेगा। या कोई मैथमेटिकल फार्मूला आप यूज़ कर रहे थे, आपने उसी को गलत लिख दिया है,
तो उससे जो एरर आएगा वो लॉजिकल एरर है, क्योंकि वो फार्मूला में एरर ढूंढना कंपाइलर का काम नहीं है। वो वहाँ पे उस फार्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन तो कर देगा, लेकिन उसकी आउटपुट सेम नहीं आएगी, वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगी। तो कंपाइलर लॉजिक को जो है लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता। ये बहुत मुश्किल होते हैं और इनको डिटेक्ट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। रन टाइम एरर का मतलब ये है कि जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अक्कर होते हैं, ऐसे एरर्स जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आ जाएं, वो रन टाइम एरर या एग्जीक्यूशन टाइम एरर्स कहलाते हैं। इसमें से काफ़ी सारे चांसेस हैं इनके आने के, जैसे कि आप कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवा दो। जैसे हम जानते हैं कि डिवीजन बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर की ज़ीरो से डिवीजन जो है वो एक एरर है, वो मैथ अनडिफाइंड है, मैथ में अभी तक वो अनडिफाइंड है। तो वो वाला केस जो है वो केस हमारे पास रन टाइम एरर है। या आपने इनपुट जो है वो एक्यूरेट फॉर्मेट में नहीं दी और आपकी जो आउटपुट है वो खराब हो गई। आप इंटीजर में नंबर लेना चाह रहे थे, लेकिन आपने इंटीजर में कोई कैरेक्टर यूजर से एंटर करवा लिया, यूजर ने कोई कैरेक्टर एंटर कर दिया। अब आपका इंटीजर क्या करता है, वो कैरेक्टर की आस्की वैल्यू ले लेता है। अब 1+2 का आंसर 3 आना चाहिए था, वहां अब 1 की जगह उसने क्या ऐड किया, ए। अब ए की जो आस्की है स्मॉल लेटर की वो 65 है, तो इंटीजर ने तो उसकी आस्की वैल्यू लेके 65 प्लस कर दिया 3, ठीक हो गया। या 65+2 कर दिया तो उसका आंसर 67 आ गया। आंसर आना चाहिए था 1+2=3। तो क्या हुआ कि इनपुट की फॉर्मेट गलत है, उसका लॉजिक ठीक है लेकिन इनपुट की फॉर्मेट सही नहीं है। आपके इंटीजर को चाहिए था कि वो सिर्फ नंबर लेता, वो करेक्टर की आस्की भी ना लेता। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो रन टाइम एरर हैं, कि आपके कोड को ऐड करने के लिए करेक्टर तो नहीं लेना चाहिए था। अब एडिशन में करेक्टर का ऐड तो नहीं हो सकता, ए प्लस बी तो नहीं हो सकता, ए प्लस बी दो वेरिएबल्स हों तो उनकी वैल्यूज ऐड होती हैं। या कोई आपका हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे एरर्स को भी हम रन टाइम एरर कहते हैं। जैसे आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए तो ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर क्रैश करती है तो इस तरह के एरर जो होंगे वो हमारे पास रन टाइम एरर्स होंगे। तो आज हम लोगों ने देखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज और कुछ एरर की टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल्स वगैरह कंटिन्यू करेंगे, देन हम लोग अपने एक दफ़ा कोड की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, जहां हम लोग एक दफ़ा इन सबको फिर रिवाइज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।